हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। कौन से पेपर में आपसे पूछा जाता है? यूपीएससी के जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब मैं डायरेक्टली प्रीएम्बल से इसको शुरू नहीं करूंगी। प्रीएम्बल में आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए। हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट की थी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, एंड कहाँ पे हुई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। फिर हमने देखा 1947 पे क्या क्या सिचुएशन बन रखी थी। तो उसी एरा से हम शुरू करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या क्या हुई इंडिया के। अब कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ऐसे बन गया था। कितना टाइम लगा था? 2 years 11 month एंड 18 days। ये तो लगे थे, ये तो अपने को पता है। पर क्या डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बना था? तो नो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आते हैं। सारे तो नहीं थे, एक ही था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए थे? नेहरू लेके आए थे। उसके बाद ड्राफ्ट किसने बनाया था? तो बीएन राव ने बनाया था। पर उससे पहले, बीएन राव से भी पहले, नेहरू से भी पहले सजेशन किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें वो मेंबर बैठने वाले थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करनी थी? ये सजेशन दे दिया था एम.एन. रे साहब ने 1934 के अंदर। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखी हैं। जैसे डीपीएसपी आप सुनते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये हमने लिया था फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने फर्दर स्पेन से लिया था, पर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो जहाँ से भी हमें अच्छी चीज़ें मिली वो हमने सारी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्ट से शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ लॉ रेगुलेशन बनते रहे विद टाइम, पर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस तक हम जाएंगे। खैर, ये टॉपिक मैंने वैसे शॉर्ट वीडियोस में भी कंप्लीट कर रखे थे, तो अगर आप उनको देखना चाहो, जैसे इफ़ यू वांट कि मुझे दिन का एक एक्ट एटलीस्ट याद हो, तो वो उस पर्पज़ से बनाई गई थी कि दिन का एक एक्ट भी याद करोगे तो पेपर से पहले आपका बहुत बार रिवाइज हो जाएगा। पर आज यहाँ पे मैं आपको कंपाइल वर्जन में एक्ट्स को एक बार करवा देती हूँ। यही एक्ट्स हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े थे, पर पढ़े थे ईयर वाइज, जब जब सीक्वेंस आया। अब जैसे 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, तो लगभग आप यहाँ पे देख रहे हो 11 साल का गैप आ जा रहा है। तो उन 11 साल में भी तो कुछ हुआ होगा। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बाद डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पढ़ी थी, बीच में जोन्स आई थी। ठीक है, तो उसी तरह से अभी जो हम पढ़ेंगे वो एक्ट्स पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आगे चल के फ्रेमिंग भी होने वाली है। कैसे वो ट्रांजिशंस आई बीच में, वो सब हम देख के चलेंगे। फिर उसके बाद हमें करने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे कैसे फीचर्स हैं, जैसे फेडरल फीचर क्या क्या है। अभी मीनिंग नहीं समझेंगे आप समझोगे जब फीचर्स की बात करेंगे उसी टाइम पे। यूनिटरी फीचर क्या क्या है, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अभी हम यूनिट 1 में सिर्फ क्या चीज़ कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ एक्ट्स। अब देखो, ईयर है 1773 और पहला एक्ट आ जाता है, एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ जाता है। अब इसके तहत क्या था? पहले आपके पास 3 लोकेशंस हुआ करती थी। एक था बॉम्बे वाला एरिया, एक था मद्रास वाला एरिया और एक था कोलकाता वाला एरिया। तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। पर जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है तो बॉम्बे और मद्रास की जो इंपॉर्टेंस थी वो रिड्यूस कर दी जाती है और मेन पावर कहाँ पे रख दी जाती है? कोलकाता में। हमने ब्रिटिशर्स की एंट्री देखी थी 2 फेजेस के अंदर, एक 1857 से पहले थी और एक 1857 के बाद थी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कोलकाता था इसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। पावरफुल बनाने के पीछे क्या इसका मेन मकसद था? बिकॉज जो कोलकाता वाला एरिया था दैट वॉज हाईली फर्टाइल, और ऊपर से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फैमिली भी कहाँ पे आके रुक रही थी? इन्हीं कोलकाता वाले रीजन्स पे रुक रही थी, क्योंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं पड़ने वाली थी। तो ये आप देखोगे रिवोल्ट नहीं हुआ अभी 1857 का, उससे पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो इंडिया में रहे। पहले फोकस था ट्रेड के ऊपर, अब फोकस आ चुका है इंडिया की पॉलिटिक्स में भी। तो यहाँ पे सारे चेंजेस आपको मिलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं कोलकाता में, लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि बॉम्बे से मद्रास से इंपॉर्टेंट पोजीशन कहाँ पे बना दी? कोलकाता में बना दी। और ये एज अ सब्सिडरी बचे कि थोड़े बहुत छोटे मोटे ऑफिस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। पर जो गवर्नर था
वो कहाँ पे बैठा करते थे? पहले पहले इन तीनों रीजन्स पे बैठते थे, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। पर 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बॉम्बे और मद्रास जो था ये बंगाल के अंडर आ जाता है। रीजंस हमने देख लिए क्यों। अब जो गवर्नर की पोजीशन थी उसको भी चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वो थे वेरन हेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो गवर्नर की पोजीशन थी उसको रिप्लेस कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से, सॉरी बंगाल से, अभी इंडिया से आगे चल के होगा, ठीक है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनते हैं वो थे वेरन हेस्टिंग। अब इस एक्ट के ही तहत अगले साल 1774 में कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अभी थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट आपके कोलकाता में, अब तो दिल्ली में आ चुका है। तो यहाँ से क्या किया गया, कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टेब्लिश कर दिया गया इन 1774। 4 मेंबर्स रखे गए, एक तो आगे चीफ जस्टिस और 3 जो थे वो और जजेस थे जो उनको असिस्ट करने वाले थे। चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा एम्पे, और जो जजेस थे चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे, ये तीनों कौन थे, ये जजेस थे। तो ये इन चारों का जो ग्रुप था दैट फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट। लोकेशन कहाँ पे थी, कोलकाता में थी। ईयर पूछा जाए तो 1774, और कौन सी एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट है कब की, 1773 की। ये हुआ आपका पहला एक्ट। अब ये फंक्शन करती रही अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। टाइम बीतता गया और हम पहुंच गए 1784 में। 1784 में एक नया एक्ट आता है, नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। अब क्यों लेके आए एक्ट, जब भी नया एक्ट आता है तो उसका मेन पर्पस होता है पिछले वाले में जो ड्रॉबैक्स रहे उनको पूरा कंपनसेट करना। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी इसीलिए लाया गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां बच गई थी उनको ठीक किया जाए। इसका जो खास फीचर है वो है कि इसमें ड्यूअल सिस्टम लाया गया था। ड्यूअल मतलब 2 पार्टीशन देखने को मिलेंगे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। देखो पॉलिटिशियन ही कहीं ना कहीं सारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करके चलते हैं, बनाता कौन है बैक एंड से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले कैंडिडेट्स होते हैं, पर उनको चलाता कौन है, आगे चल के चलाते भी वही हैं, पर फेस किसका होता है, कंट्रोल करने वाला कौन होता है, पॉलिटिशियन होते हैं। तो जो कंट्रोलर थे इनके पास सारा का सारा पॉलिटिकल फंक्शन आ गया, और कंट्रोलर का जो बोर्ड था उसके अंदर थे 6 मेंबर। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ड्यूअल सिस्टम में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था इसमें पॉलिटिकल फंक्शन देखे गए और इसमें टोटल थे 6 मेंबर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसका मेन फोकस था कि जो भी ट्रेड चल रहा है, कमर्शियल फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि ओवरऑल पैसे का जो भी कार्यभार था वो किसने संभाल लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। अब ये थी आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके बाद आती है आपकी चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आती है पहले तो 1786 में। तो चार्टर एक्ट 1786 में गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 पावर्स दी गई, कौन कौन सी, एक दी गई थी वीटो पावर और दूसरी थी कमांडिंग चीफ। तो एक तो वीटो पावर दे दी, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है और उस पर आप चाहते हो कि यस ही हो, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है, वो उसका यूज़ कर सकते हैं। और कमांडिंग चीफ यानी कि आर्मी से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो चार्टर एक्ट 1786 के तहत यही चेक करेंगे। फिर आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखो 20-20 साल के गैप पे आएंगे ये सारे, पहला 30 साल के बाद आएगा, अगले जो हैं वो सारे 20-20 साल के गैप पे आएंगे। तो अब आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बन चुकी थी इंडिया के अंदर उसको लिमिट कर दिया जाता है। जो टी का कारोबार था, चाय पत्ती का कारोबार था, वो अभी भी एक्सेप्शन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इसके ऊपर चेक रख रहे थे। और साथ में जो चाइना के साथ ट्रेड हुआ करता था उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही चेक रख रहा था। टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट कर दिए गए। अब यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब है कि जो फाइनेंसिस थे टेरिटरी से रिलेटेड और कमर्शियल यानी कि जो भी चीज़ें बेची जा रही हैं आगे उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सेपरेट कर दी गई। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको 1 लाख रुपया दिया गया ताकि वो इंडियंस की एजुकेशन पे लगाएं। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी एक्ट के अंदर पहली बार इंडियंस की पढ़ाई के लिए पैसा दिया गया था, तो वो था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। याद रखना इसको। जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे, मेन पर्पस क्या था इनका, पहले क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, पर बाद में इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जिसमें क्रिश्चियनिटी भी थी ही, पर प्लस मॉडर्न एजुकेशन भी थी, जैसे साइंस वगैरह जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पहली बार इंडियंस के ऊपर 1 लाख रुपए सालाना लगाए गए एजुकेशन के ऊपर।
अभी यहाँ पे साइकोलॉजी ये थी कि हम सुपीरियर क्लास ऑफ इंडिया को पढ़ा देंगे ब्रिटिशर्स के हिसाब से, और ये फिर इन्फीरियर को पढ़ा देंगे। अब देखना ये कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली है आगे वाली एक्ट्स में। अब 20 साल के बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया था, गवर्नर की पोजीशन को चेंज करा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वहीं पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बना दी गई वही पोजीशन, दैट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पोजीशन चलेगी, अब बंगाल वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे जाएं आपसे अगर फर्स्ट, तो वेरेन हेस्टिंग है, पर वहीं पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछे जाएं फर्स्ट वाले, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। ये सवाल आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो पंजाब का पेपर होता है ना, उसके आई थिंक 2021 या 18 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के वहाँ पे फीचर दे रखे थे, और एक फीचर यही लिखा था कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई थी ड्यूरिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे इनकरेक्ट था, बिकॉज ये कहाँ पे हुआ था, ये चार्टर एक्ट 1833 के अंदर हुआ था। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर थे पहले 4, और इसमें अब एक और मेंबर नया ऐड कर दिया गया, दैट इज़ लॉ मेंबर। और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बने 1854 में, तो वो बने थे आपके लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे ही बिकेम फर्स्ट लॉ मेंबर। कब ऐड हुए थे, किस एक्ट के अंडर ऐड हुए थे, ये आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद ऐड हुए थे। ठीक है, अभी बस इतना याद रख लो कि बोल दिया गया था कि लॉ मेंबर ऐड होंगे, और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन ऐड हुआ था, लॉर्ड मैकॉले। और उससे पहले हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आ जाएगा। बस पोजीशन बना दी गई थी, ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे पोजीशन बनाई गई थी ये कि 4 मेंबर तो हैं, उसमें एक कौन करना है ऐड, लॉ मेंबर। पर 1854 में जाके लॉर्ड मैकॉले को ऐड करा था, और उसी भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी आ गया। कितने साल बीत गए, अगेन 20 साल बीत गए। तो 3 जो हैं 20-20 साल के गैप पे आती हैं, और जो फर्स्ट वाली थी उसके और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बीच में 30 साल का गैप था। ओपन कॉम्पिटिशन इंडियंस के लिए स्टार्ट कर दिया गया सिविल सर्विसेज को लेके, पर अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आपके इंग्लैंड में ही हो रहा है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको बोल दिया गया कि आपको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रखने पड़ेंगे, और जो मेंबर्स की सीट थी वो 24 से रिड्यूस करके 18 कर दी। पहले जो ये आपका ऊपर हमने देखा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। कंट्रोलर में कितने मेंबर थे, 6 थे, और वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने थे, 24। वहाँ पे लिखे नहीं थे, बट आप ऐड कर लेना, यहाँ से ही हो जाएगा ऐड, नोट्स बना रहे हो अगर आप साथ साथ में। तो 24 टोटल मेंबर थे, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 पे। 6 नए मेंबर ऐड करेंगे एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो एक नई काउंसिल बनाई गई वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की थी, तो उसमें 6 नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए। 4 मेंबर वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से थे, क्योंकि अभी ईयर तो कौन सा चल रहा है, हम तो 18 की लाइन में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1947 थोड़ी आया अभी। तो यहाँ पे क्या किया गया, 4 जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, बिकॉज इंडिया के अंदर पहले स्टेट्स थोड़ी थी, बहुत सारे प्रोविंसेस बन रखे थे। तो 4 सीटें जो थी वो कौन बैठने वाली थी यहाँ पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। अब तो सीट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ चुकी है, पर सारे प्रोविंसेस से, जितने छोटे छोटे ये प्रोविंसेस हुआ करते थे, याद करो वो लास्ट में हमने स्टोरी पढ़ी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर वालों ने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, पर बाकी के प्रोविंसेस मान गए थे, जैसे जैसे वल्लभ भाई पटेल साहब ने बोला था कि हमें अरेंजमेंट्स करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब देखो, आपके यहाँ तक हो गए पूरे चार्टर एक्ट 1853 तक के हमने पढ़ लिए। अब आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चार्टर एक्ट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल पड़ेंगे। पहला आता है 1858 का, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। अगले ही साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह से एंड हो जाता है। यहाँ पे रूल एंड हुआ। आपसे पूछा जाए कि जो मोनोपोली थी वो किस में एंड करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो चार्टर एक्ट 1833 में करी गई थी। पर वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो कब एंड करा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इनडायरेक्टली वो जो ड्यूअल गवर्नेंस बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और जो गवर्नर जनरल की सीट थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे,
अभी पढ़ा था हमने, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और वहीं पे अब जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय के साथ। मतलब यहाँ पे रिप्लेस भी नहीं करा, कुछ गवर्नर जनरल आगे भी रखे जाएंगे, पर ये था कि जो मेन पावर चलेगी वो वाइसरॉय के पास चलेगी। और ये वाइसरॉय किसका आदमी हुआ करता था? ये ब्रिटिश क्राउन का था डायरेक्टली। और जो फर्स्ट वाइसरॉय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय बन जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी प्रोवाइड करा गया। कितने मेंबर थे उसमें? 15 मेंबर थे टोटल, 15, ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो उनको हेल्प कर सकें। अब देखो ये ब्रिटिश क्राउन ने भेजे हुए हैं, तो इनको नहीं है पता कि इंडिया के अंदर कैसे रहन सहन है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं। तो इसी वजह से 15 मेंबर की यहाँ पे लिस्ट दे दी गई इनको कि ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आप आराम से चला सकें। लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वाइसरॉय बन चुके हैं, ये क्राउन किसके? ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को थी। इनको आंसरेबल होना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ्रंट में, जो भी इंडिया के अंदर चल रहा था इनको सारा बताना था जाके ब्रिटिश के अंदर। तो वैसे ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंप्लीट हुआ अपना। अब चलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। यहाँ भी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो मद्रास को भी दे दी गई, बॉम्बे को भी दे दी गई, दोबारा से रिस्टोरेशन हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसके तहत क्या हुआ था, जो बॉम्बे और मद्रास वाला रीजन था इनकी पावर स्नैच कर ली गई थी और कोलकाता को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन बना दिया गया था। पर अब दोबारा से जो मद्रास, ये आ गया आपका इस वाले पोर्शन पे तमिलनाडु, और यहाँ पे बॉम्बे, इन दोनों को जो पावर्स थी वो दोबारा से इनकी रिस्टोर कर दी गई। अब इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। अब जो गवर्नर जनरल है, जैसे कि मैंने बोला वाइसरॉय अब ज़्यादा पावरफुल है, गवर्नर जनरल अभी भी चलती रहेगी पोजीशन। गवर्नर जनरल जो थे उनको वेटो पावर दे दी गई और ऑर्डिनेंसेस वो इशू कर सकते हैं। अब देखो 1947 जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, 47 के बाद में पढ़ेंगे, तो जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो कौन देगा? वो देंगे दैट इज़ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पर अभी उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो थी उनके पास ये पावर थी कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। और कितने महीनों के लिए ये फोर्स में रहता है, फंक्शन में रहता है? तो 6 मंथ्स में रहता है। ऑर्डिनेंसेस हम करेंगे, पर करेंगे जब प्रेसिडेंट वाला पार्ट और गवर्नर वाला पार्ट करेंगे। जो वाइसरॉय थे उनको पावर दे दी गई कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो और अपने हिसाब से, काउंसिल के हिसाब से। लॉर्ड कैनिंग ने एक फाउंडेशन करी कैबिनेट सिस्टम की इंडिया के अंदर। कैबिनेट मिशन नहीं बोला, ये कैबिनेट सिस्टम है जो आज भी चलता आ रहा है, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ये किस एक्ट के तहत आया था? तो ये आया था आपके इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। अब 1861 के बाद नेक्स्ट जो काउंसिल एक्ट आती है वो आई 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 2/5 नए मेंबर ऐड कर दिए गए और ये थे नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल यहाँ पे ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए गए। अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, पर जो इलेक्शन वर्ड था ये अभी यूज़ नहीं किया गया था, ये भी ध्यान में रखोगे। और इस एक्ट के तहत बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई है। और आपको ये जान के हैरानी होगी अगर आप नए हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बजट वर्ड कभी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए हम यूज़ करते हैं, आएगा ये भी अभी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। देयर इज़ नो वर्ड लाइक बजट। अब 1892 का कंप्लीट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी जानते हो आप। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल भी है, फॉर द फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।